फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मेल गैमेट है वो पॉलन ट्यूब तक जाते हैं, मेल गैमेट पॉलन ट्यूब तक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं? ऑफ पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच प्लांट? लिवर मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे तुमने लिवर पुली देखा है, एग्जैक्टली वैसे मैकेनिज्म का पॉलिनेशन जो है कौन से प्लांट में एग्जिस्ट करता है। तो अ फ्लावर विच शोज डल कलर, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड एडिबल पोलन ग्रेन्स, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट इज? तुम ध्यान देना, फ्लावर जो है ना वो डल कलर दिखाता है, मतलब उसमें कुछ कलर वलर इतना है नहीं। 4 सेल्स बन के 3 डी जनरेट हो गए, उसके बाद फर्स्ट प्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड प्री न्यूक्लियर डिवीजन, थर्ड प्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियर, सिनर्जिड्स। हेलो हेलो हेलो। तो अब आप लोगों के सामने एक ऐसा शस्त्र प्रस्तुत है जिस शस्त्र के वजह से तुम्हारे बैकलॉग के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है, तुम्हारे प्रोकास्टिनेशन के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है, और आज तक जो तुम एकेडमिकली नीचे जा रहे थे उसके ऊपर एक प्रहार होने वाला है। इस वीडियो के साथ साथ मैं तुम्हारे आज से लेके 15 साल तक में जितने PYQs आ चुके हैं वो सब कवर करूंगी। ये चैप्टर में जो तुम्हारे सब टॉपिक्स है, हर सब टॉपिक्स में जितने आज तक के 15 साल तक में क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम कवर करेंगे। तुम सोचो 4 साल के PYQ कवर करने से अगर बच्चों के 70% आ रहे, तुम तो 15 साल के PYQs कवर कर रहे हो। सोचो तुम कहाँ रहोगे? जहां सब बच्चे फिगर आउट कर रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, वहां पे तुम्हें क्वेश्चन का आंसर भी याद होगा विदाउट सॉल्विंग इट। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वीडियो नहीं, ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वीडियो नहीं, एक ब्रह्मास्त्र है जहां पे तुम्हारा पूरा PYQ का एक फौज तैयार होने वाला है। यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड तुम्हारे 15 साल के पेपर्स यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगे। कहां से देंगे? पेपर में वही टॉपिक्स आते जो इंपॉर्टेंट है, और बस वही PYQs हम सॉल्व करने वाले हैं। 15 साल के PYQs। Can you imagine the amount of research I must have invested in this? तो यार शुरू करते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगी। इस वीडियो के बाद ना तुम्हें कोई टारगेट की जरूरत है, ना तुम्हें कोई 21 की जरूरत है, ना नवनीत सेट की जरूरत है। 15 साल के PYQs करके जाएगा तू, 15 साल के PYQs एंड यू आर डन। ये मेरा वादा नहीं है, ये मेरा दावा है कि तू 70 में से 70 लाएगा। लिख के रख ले, आज का दिन इन्हीं में से क्वेश्चंस उठ के आएंगे। लैंग्वेज भले अलग हो जाए, कॉन्टेक्स्ट जरूर सेम रहेगा। लिख के देती हूँ मैं तुझे। तेरा पहली बार बोर्ड है, मैं पहली बार बोर्ड को नहीं पढ़ा रही, लेकिन आज तक जो बोला है वो आया है, और आज बोल रही हूँ तेरे बोर्ड में भी आएगा। जहाँ सब सोच रहे होंगे कहाँ से ये क्वेश्चन, तू सॉल्व करके आंसर निकाल चुका होगा। होने नहीं किया होगा, तूने नहीं पढ़ा होगा, एक भी चैप्टर पढ़ रहा होगा, कोई तू एंट्रेंस की तैयारी कर रहा होगा, मैं तुझे रिस्पेक्ट करती हूँ, कोई बात नहीं। चैप्टर का 1 शॉट देख, 15 साल के PYQ सॉल्व कर एंड यू आर डन, यू आर डन। फोड़ दोगे तुम बोर्ड्स, फोड़ दोगे। चल फिर इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ अपन शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, विच इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, जिसमें हम 15 साल के PYQ शुरू करेंगे। चलो लेट्स क्रैक इट, शुरू करते हैं। अब तुम लोगों को एक चीज बता देती हूँ, शायद आप लोगों को ना पता हो, तो हमारा जो ये पूरा PYQs का सीरीज रहेगा ये मैं प्लेलिस्ट में भी डालूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, 15 साल के PYQs ऐसे करके प्लेलिस्ट, वहाँ पे यू कैन इजीली एक्सेस इट। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब अपना चैप्टर। इसमें हम सबसे पहले MCQs देखेंगे। मैंने ईयर भी मेंशन किया हुआ है सो दैट यू हैव एन आइडिया कि एग्जैक्टली कौन से ईयर में आया हुआ है ये। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। इस तरीके से तोड़ेंगे फोड़ेंगे इस सेशन को। मुझे तुम जितना मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स ले रही हूँ, तुम इमेजिन करो 15 साल के पेपर्स निकाल के फिर मैंने ये सब कुछ कोलेट किया है, फिर मैंने इसके अंदर सब कुछ डाला है सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड डोंट वरी, ये पूरा का पूरा PPT जो है आपको मिल जाएगा। बट मैं आपसे सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसके ऊपर, इसके इस पूरे वीडियो के ऊपर मुझे आपका रिस्पॉन्स दिखना चाहिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। आप जैसे डिमोटिवेट होते हो, आपके टीचर्स भी डिमोटिवेट होते हैं। व्हाट इफ आई एम डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग? होता है, हमारे दिमाग में भी आता है। तो अगर तुम लोग अप्रिशिएट नहीं करोगे, हमारे दिमाग में यही आएगा। सो व्हाट वी वांट, आर वी आस्किंग एनी मनी फ्रॉम यू? नो, वी जस्ट वांट योर मेयर एक्सपेक्टेशंस एंड
एप्रिसिएशन, दैट्स इट। इतना तो तुम कर ही सकते हो। चलो शुरू करते हैं। अब मैं पहला एमसीक्यू के बारे में बात करूंगी। द टाइप ऑफ पॉलिनेशन एग्जिबिटेड बाय वेल्सिनेरिया एंड जिया मेज रिस्पेक्टिवली आर। ये अक्टूबर 2008 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कि कौन से टाइप का पॉलिनेशन एग्जिबिट कर रहा है वेल्सिनेरिया और जी मेज। तो यहाँ पे पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि ट्रांसफर ऑफ एंथर, किस में से, तो एंथर, पोलन ग्रेन जो है वो एंथर में से अगर स्टिग्मा पे जाके बैठ रहा है, दैट इज नथिंग बट पॉलिनेशन। अब ये प्रोसेस को करने के लिए मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग चाहिए। कुछ अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं बच्चों। अगर मैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और अगर मैं अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एयर आ जाएगा, विंड आ जाएगा, अचानक से उड़ के चला जाना, ये सब हो जाएगा। ठीक है, इन फैक्टर्स के हिसाब से जो मेरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन भी लाते हैं, यानी कि फ्लावर का मॉडिफिकेशन भी होता है। वो सब भी हम आगे आगे एक एक टॉपिक के थ्रू चीज़ों को कवर भी करते जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा पॉलिनेशन ये करते हैं, तो जो तुम्हारा वेल्सिनेरिया है ना, ये पानी में उगने वाला प्लांट है। ठीक है, ये पानी में उगने वाला प्लांट है, तो ऑब्वियसली ये किस तरीके का पॉलिनेशन परफॉर्म करेगा, तो दैट इज हाइड्रोफिली। अब तुमको इन चारों में हाइड्रोफिली दिख रहा होगा, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में। अब नेक्स्ट देखते हैं जी मेज। तो जी मेज जो होता है ना, वो हवे के थ्रू, मतलब उसका फ्लावर जो होता है इनकॉन्स्पिशियस होता है, डल कलर का होता है। ठीक है, बट उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर रहते हैं। पोलन ग्रेन्स जो एंथर है वो बाहर साइड में विजिबली रहते हैं, तो इसके वजह से वो एनिमोफिली दिखाते हैं। ठीक है, इसके वजह से वो क्या करते हैं, एनिमोफिली पॉलिनेशन दिखाते हैं, यानी कि एयर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक तरीके से अबायोटिक फॉर्म ऑफ, दोनों एक तरीके से बच्चों अबायोटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन दिखा रहे हैं। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी सी। नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू, अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला, यू हैव टू पॉज द वीडियो और टाइम स्टैम्प डाल के यू हैव टू राइट द आंसर कि क्या है करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में चेक करो कि मैम ने भी वही राइट आंसर लिखा है क्या। ठीक है, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू अटेंड ये पूरे PYQs का सेशन। मैं ट्राई करूंगी जितना कम से कम मिनट का, घंटों का बन पाए उतने कम घंटों का बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा टाइम बहुत प्रीशियस है। भले 4 लोग तुमको ये कहे तू करता ही क्या है पूरे, मुझे पता है तू कितना मेहनत कर रहा है। तुझे जितनी तेरी टेंशन है ना उतनी किसी को भी नहीं होगी, तुम्हारे मम्मी पापा को भी नहीं। तो आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे पता है तू कर रहा है मेहनत, दिख रहा है मुझे। तेरे यही मेहनत को देख देख के मैंने ये सीरीज प्लान किया। गुस्सा थी मैं तुम लोगों से, पढ़ नहीं रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, लेकिन दिख के आ रहा है भाई डिफरेंस। तो अगर ये डिफरेंस दिख के आ रहा है तो मैं क्यों ना तुम्हारे लिए अपनी जान झोंक के भी तुमको मार्क्स लाऊं। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ, अगर मैं तुम्हारी दीदी हूँ। तुम लोग मुझे दीदी बोलते हो यार, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। चलो बढ़ते यार, आगे करते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, यस सर। नेक्स्ट, तो जो एंडोस्पर्म है द एंडोस्पर्म इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज 18 क्रोमोसोम्स। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स रूट सेल विल बी, कितना होगा रूट सेल्स में, ये सोचना है आपको। ठीक है, एंडोस्पर्म की बात चल रही है अपनी, तो देखो ये मार्च 2009 का क्वेश्चन है। अगर मैं बोल रही हूँ एंजियोस्पर्म के अंदर 18 क्रोमोसोम्स है, मतलब कि ये 3n इक्वल्स टू 18 क्रोमोसोम्स बोल रहा है ना। अब मैंने क्या कहा कि मुझे रूट सेल्स के बारे में बात करना है, यानी कि मैं क्या कहूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है, क्या आ गया, 12 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3n मतलब तुम्हारा एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, तो तुमको 18 क्रोमोसोम्स मिल रहे थे। फिर मैंने बोला कि एक क्रोमोसोम्स कितना होगा, तो उसके लिए मैंने 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में था, जब मैं इक्वल टू के अपोजिट साइड भेजती हूँ बच्चों तो वो डिवाइड में चला जाता है। अब मुझे क्या करना है, रूट सेल्स मुझे पता है डिप्लॉइड है, तो इसके लिए मैं उसको इंटू 2 कर दूंगी। तो जब मैंने उसको इंटू 2 किया, आई गॉट द आंसर विच इज़ 12। तो यहाँ पे आई होप आपने करेक्ट आंसर चूज किया होगा, विच इज़ ऑप्शन ए 12। ये बच्चों मार्च 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, तुम समझ रहे हो कितने टाइम के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। कोई हाथ तो पकड़ के दिखाए भैया, कोई नहीं पकड़ सकता, गारंटी है मेरी। आगे देखो, इन पोरोगैमी द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल्स थ्रू। पोरोगैमी पता है, एक पोरोगैमी होता है, एक चलाजोगैमी होता है, एक मीजोगैमी होता है। पोरोगैमी जो पोलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है,
फिर उसके बाद में सॉरी माइक्रोपाइल के थ्रू जा रहा है, चलाजोगैमी यानी कि जो चलाजा के थ्रू जा रहा है, और पोलन ट्यूब यानी कि सॉरी इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू यानी कि मीजोगैमी के थ्रू जा रहा है। बच्चों मार्च 2009 का क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर विल बी माइक्रोपाइल। आई होप आपने करेक्ट आंसर चूज किया है। यहाँ पे आपको ये विजिबली दिख रहा है ग्रीन कलर? यस, ठीक है। लाइट्स कम दिख रहे हैं क्या? मैं एक बार लाइट चालू करके चेक कर लूँ फटाक से। ज़्यादा बेटर कौन सा है? पहले वाला ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा ऐसे डार्क, ऐसा लगेगा हम साथ में मिलके नाइट आउट कर रहे हैं, वैसा आई वॉन्ट टू कीप द सिचुएशन, है ना। मैराथन तुम लोग ने देखा ना, बाय द वे 8 घंटे वी वर टुगेदर, ओ माय गॉड दैट वाज क्रेजी। ठीक है, नाउ एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एग अपैरेटस जो होता है तुम्हारा बच्चों, ये जो तुम्हारा एग अपैरेटस है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो पूछा गया है। तो तुम लोग देखोगे तो ऊपर में ना एंटीपोडल होता है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया होता है बच्चों, और बच्चों नीचे में ना सिनर्जिड्स होगा और उसके ऊपर में तुम्हारा एग अपैरेटस रहता है। तो बता दो बच्चों कि तुम्हारे एग अपैरेटस में क्या क्या होगा? तो मैम वहाँ पे होगा एग और सिनर्जिड्स। ठीक है, क्या होगा बच्चों आपका वहाँ पे? एग एंड सिनर्जिड्स। इतना समझ गया? ये आपका अक्टूबर 2009 का क्वेश्चन है, ऊपर वाला मार्च 2009 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सिनर्जिड्स के बारे में बात करेंगे। नीचे का था वो सेल, ठीक है। अब अगर मैं सिनर्जिड्स के बारे में बात करूँ तो पूछा है कि सिनर्जिड्स का क्रोमोसोम नंबर कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, टेट्रॉइड होता है, क्या होता है वो देखो। तो ये तुम्हारा मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर में एंटीपोडल्स है बच्चों, बीच में पोलर न्यूक्लिया है, नीचे में सिनर्जिड्स, यहाँ पे तुम्हारा ऊपर में एग अपैरेटस है। तो तुम देखोगे ना तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 8 न्यूक्लिएटेड है। यानी कि बच्चों ये जो तुम्हारा मार्च 2010 का क्वेश्चन है ना, ये है हैप्लॉइड वाला। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हैप्लॉइड। तो सिनर्जिड्स क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, सिंगल न्यूक्लियस वाला होता है। ओके, नाउ हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स? अक्टूबर 2013 का क्वेश्चन है, कितने मियोटिक डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स? अब बच्चों ध्यान दो, अगर स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा तुमको सॉल्व करके दिखा दिया ना तो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, अब बच्चों अगर मुझे 100 सीड्स चाहिए तो 100 सीड्स जो होता है ना, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब जो मेरा फीमेल गैमेट है ना, वो तुमको पता होगा कि 4 बनते हैं, तो उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि हर मियोटिक डिवीजन पे मेरे को एक ही स्पोर मिल रहा है ना, मेरे को एक ही स्पोर मिल रहा है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट फीमेल, तो मुझे यहाँ पे अगर 100 सीड्स बनाना है तो मुझे 100 स्पोर्स चाहिए, यानी कि 100 डिविजन्स चाहिए, है ना। मुझे 100 क्या चाहिए बच्चों? डिविजन्स भी चाहिए, है ना बच्चों। मुझे 100 क्या चाहिए? डिविजन्स भी चाहिए। अब ये जो मुझे 100 डिविजन्स चाहिए, अब मैं मेल के बारे में बात करूंगी। अब मुझे पता है कि जब मैं डिवाइड कर रही हूँ मेल को, जब मैं मियोटिक डिवीजन कर रही हूँ तो वो 4 बना रहा है और चारों इज एक्टिवेटेड। ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो चारों कैन परफॉर्म। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आई विल बी डूइंग कि अगर मेरे को 100 स्पोर्स चाहिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है 100 सीड्स के लिए, तो यहाँ पे एक मियोटिक डिवीजन जो है, मेरा जो एक मियोटिक डिवीजन है वो मुझे 4 स्पोर्स दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 100 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 25। तो व्हाट आई विल डू, मैं 25 डिविजन्स प्लस 100 डिविजन्स को ऐड करूंगी एंड बच्चों आई विल गेट माई आंसर विच इज 125 डिविजन्स। ठीक है बच्चों, इसी के दौरान पे मेरे को क्या आंसर मिल जाएगा, 125 डिविजन्स का। 25 तुम्हारे मेल गैमेट्स और 100 तुम्हारे फीमेल गैमेट्स। समझा क्यों कैसा हो रहा है? नहीं समझा तो आप आंसर डाल सकते हो। आपको पता है टाइम स्टैम्प पे कैसे करना है? क्वेश्चन मैम ने पूछा, आई विल पॉज द वीडियो, आई विल पुट द टाइम स्टैम्प एंड आई विल से द आंसर। ठीक है, इतना तुमको पता है। अब आगे बढ़ते बच्चों, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स आर कैरिड बाय पोलन ट्यूब। ओह, यहाँ तो क्वेश्चन रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है बच्चों, ऑप्शन रॉन्ग है। जो मेरा एडिटर है मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि तूने गड़बड़ किया है। ठीक है, मैं इसका ऑप्शंस ढूंढूं, रुको मैं इसका ऑप्शंस फटाक से आपको ढूंढ के देती हूँ। मैंने उसको सब सेंड किया था डिटेल में।
इट हैपेंस यार, ठीक है, वो भी स्टूडेंट है बेचारा। तो द क्वेश्चन इज, नहीं यार, मैंने जो भेजा था वो देती हूँ। हाँ, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स आर कैरिड बाय पॉलन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए। रुको मैं इसको पहले ना हटा के सही करती हूँ। पहले ऑप्शन सही कर दूं बच्चों। तो पहला ऑप्शन आएगा आपका, पहला ऑप्शन आएगा आपका सिनगैमी। ठीक है, पहला ऑप्शन विल कम सिनगैमी। दूसरा ऑप्शन है मीजोगैमी, मीजोगैमी। तीसरा ऑप्शन है बच्चा आपका पॉलीगैमी, एंड लास्ट वन इज सिफिनोगैमी। ओके, सॉर्टेड, सॉर्टेड की नहीं। चलेगा, डन, इतना समझा। तो अब इसका आंसर पता करते हैं हम बच्चों, ठीक है, आंसर पता करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मेल गैमेट है वो पॉलन ट्यूब तक जाते हैं, मेल गैमेट पॉलन ट्यूब तक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं? आंसर तो लिख ही दिया होगा आपने। इट इज कॉल्ड एज सिफिनोगैमी, इट इज कॉल्ड एज बच्चों सिफिनोगैमी। इट्स ओके, होता है, मिस्टेक्स होता है, वो भी बेचारा इंसान ही है, इतने सारे क्वेश्चंस देख के मिस्टेक हो गया होगा उससे, इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, अब हमको आंसर मिल गया एटलीस्ट। चले आगे। तो नाउ फॉर फॉर्मेशन ऑफ 50 सीड्स हाउ मेनी मिनिमम मियोटिक डिविजन्स आर नेसेसरी। ये तो अब तुम लोगों को यार आ ही गया 50 सीड्स के लिए। तो मेरे को फीमेल के साइड से चाहिए 50, बट भैया मेरे को मेल के साइड से चाहिए 50 डिवाइड बाय 4। 50 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा? यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 10 गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब मैं इसको प्लस कर दूंगी, विच इज़ 50 प्लस 12.5। तो हियर आंसर विल कम एज 5 2 6। 62.5 मतलब क्या होता है बच्चों? कौन सा सबसे नियर है 62.5 के? दैट इज मैम 63। ठीक है बच्चों, समझ गया? इतना तक समझ गया? तो मुझे एक थम्स अप डाल दो टाइम स्टैम्प डाल के। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इट इज 17 मिनट्स, तो डालो 17 एंड देन पुट अ थम्स अप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। तो इन बायसेक्सुअल फ्लावर मैच्योरेशन ऑफ गाइनोशियम बिफोर एंड्रोशियम इज नोन एज, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि अगर मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एग्जिस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर फ्लावर में, तो मैच्योरेशन जो होता है मेरे गाइनोशियम का, यानी कि अगर मेरा गाइनोशियम जो है वो पहले, फीमेल पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाए मेरे मेल पार्ट से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोटेंड्री, ऑप्शन बी प्रोटोगनी, ऑप्शन सी गाइनेंड्री, ऑप्शन सी डाइक्लिनी। डाल सकते हो आंसर, मार्च 2014 का क्वेश्चन है ये। एनीवन? तो द आंसर विल कम एज प्रोटोगनी। व्हाट विल बी द आंसर? प्रोटोगनी। ठीक है, क्या रहेगा बच्चों आंसर? प्रोटोगनी। ओके, सॉर्टेड, समझ गया? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एंडोस्पर्म सेल इज 27, अगर मेरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंडोस्पर्म सेल पे है 27, 3n इक्वल्स टू 27, तो व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन द डेफिनेटिव न्यूक्लियस? तो मेरे डेफिनेटिव न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा? एनी आइडिया? कैन एनीवन टेल मी क्या हो सकता है? तो ये सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन वी सॉल्व पीछे भी, है ना? तुमने देखा था हमने कैसे सॉल्व किया था, एग्जैक्टली वही सिमिलर पैटर्न में। आई वॉन्ट यू टू राइट द आंसर। अब यही चीज़ मैं बार बार बताऊंगी तो आप लोग को खुद पे कैसे डिपेंडेंट होंगे, है ना? ओह, है ना? तो कैसे आपको समझ नहीं आएगा?
तो फिर सेम सिमिलर जैसा हमने वहाँ पे सॉल्व किया था कि ये 3 को इधर लेके गए, फिर हमने मल्टीप्लाई किया। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इन द एग्जैक्ट सेम मैनर, और तुम मुझे बताना कि तुमने सही किया है कि नहीं। बट स्टिल आई विल टेल यू द आंसर विल बी 18। ठीक है, इसका आंसर पता है क्या आएगा, 18 आएगा। ओके, तुम समझ रहे हो किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, ये इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट, लिवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच प्लांट। लिवर मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने लिवर पुली देखा है, एग्जैक्टली वैसे मैकेनिज्म का पॉलिनेशन जो है कौन से प्लांट में एग्जिस्ट करता है। इसके लिए थोड़ा टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा आपको। मार्च 2015 का क्वेश्चन है, सैल्विया, जैस्मिन, बोगनवेलिया या ब्यूटिया। तो द आंसर विल बी बच्चों सैल्विया। ठीक है, आंसर क्या होगा, सैल्विया। ठीक है, आंसर विल बी सैल्विया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, 13th MCQ के साथ। हाउ मैनी मियोटिक डिविजन्स विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस 44 फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म। क्या बोला है यहाँ पे बच्चों कि कितने मियोटिक डिविजन्स चाहिए टू प्रोड्यूस 44 फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म। तो मुझे 44 फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। अब मुझे पता है एक मियोटिक डिवीजन में इवन दो 4 स्पोर्स बन रहे हैं, लेकिन 3 तो डीजेनरेट हो जा रहे हैं। तो मुझे अगर 44 बनाने हैं तो मुझे 44 डिविजन्स करने पड़ेंगे। इसीलिए बच्चों आंसर इज 44। ये देखो, बिना पेन उठाए हमने ये आंसर सॉल्व किया है। ऐसे तुम भी करोगे एग्जाम में, मेरे को पता है क्योंकि तुमने इतना अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, नेक्स्ट, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज। अब तक हम लोग क्या लिखते जा रहे हैं, जब जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 3n, है ना, बार बार हम ये लिख रहे हैं। 3n का मतलब क्या होता है बच्चों, 3n इज नथिंग बट ट्रिप्लॉइड। 3n का मतलब होता है ट्रिप्लॉइड। है ना, 3n का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वर्सेटाइल एंथर। वर्सेटाइल एंथर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मेरा एंथर जो है वो बाहर है, विच इज़ मोर एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। जब एंथर बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट से तो वो अपना पोलन ग्रेन्स को इन्वायरमेंट में फेंक पाता है। ठीक है, तो पूछा है कि अ वर्सेटाइल एंथर इज एन एडेप्टेशन फॉर विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन। जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एनिमोफिलस, ऑप्शन बी एंटोमोफिलस, ऑप्शन सी हाइड्रोफिलस एंड ऑप्शन डी ऑर्निथोफिलस। तो अब मैंने आपको क्या कहा, वर्सेटाइल एंथर का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में हो, खुला हुआ हो। मतलब अगर ऐसा फ्लावर है तो मेरा मुंह जो है मान लो एंथर है, तो फ्लावर ऐसा है। तो तुम बताओ कि अगर मेरा फ्लावर इतना बाहर साइड में है तो एयर जो है मेरा अबायोटिक फैक्टर जो है पॉलिनेशन का, उससे वो सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में हो गया, है ना। तो दैट इज़ वाई एनिमोफिलस है ये। दैट इज़ वाई ये क्या है, एनिमोफिलस, यानी कि एयर टाइप का पॉलिनेशन ये शो करता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, 16 क्वेश्चन। ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ। पहला मेल गैमेट किससे फ्यूज कर रहा है और सेकंड किससे फ्यूज कर रहा है वो देखना है। तो पहला मेल गैमेट बच्चों एग सेल के साथ फ्यूज करता है, और दूसरा वाला जो बीच में था ना वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, PEN बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आंसर आएगा स्ट्रेट अवे सेकेंडरी न्यूक्लियस, बिना पेन उठाए अपने को ये आंसर आ गया। मार्च 2019 का क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम साल में पास आते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन मदर सेल। ठीक है, पोलन मदर सेल है PMC, उसमें से मेरे को कितना मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन जो है वो रिक्वायर्ड है सो दैट मैं मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर पाऊँ। अब तुम लोगों को अगर याद हो पोलन ग्रेन्स के बारे में बात चल रही थी, वहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, एक मियोटिक डिवीजन किया था। ये देखो, एक मियोटिक डिवीजन किया था जिसके थ्रू ऐसे 4 भाग बन गए थे, है ना, N N N N। और उसके बाद में हम एक बार माइटोसिस के, दूसरे बार माइटोसिस के, जिसकी वजह से मेरा पोलन ट्यूब आ गया था। दैट इज़ वाई यहाँ पे आंसर विल कम एज 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक। सॉर्टेड, समझ रहा है। ये है आपका बच्चों, मार्च 2020 में भी इसका सेम क्वेश्चन आया था, मार्च 2022 में भी क्वेश्चन आया था। तुम ऑब्जर्व करो, कभी कभी तुम देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस के आगे 2 बार ईयर रिपीटेड होता है। दैट इज़ द रीज़न वी टीचर्स फोकस ऑन PYQs मोर, क्योंकि PYQs में से आंसर्स मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग सेम लैंग्वेज के।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। तो कितने बार तुम्हारा माइटोटिक डिवीजन होगा सो दैट तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट बन पाए फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर, ये हमको देखना है कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो तुमने देखा कि एक बार मियोटिक डिवीजन हो गया जिसकी वजह से एक का 4 बन गया था, याद है? एक बार मियोटिक डिवीजन हुआ जिसके वजह से एक का 4 बन गया, इसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट हो गए। इसके बाद एक बार मियोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, फिर 2 बार मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड बच्चों थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है कि नहीं, बराबर? तो इसलिए यहाँ पे बच्चों आंसर विल कम एज 3, 3 मियोटिक डिवीजन हुआ है। I am getting one call. पता नहीं किसका है। हेलो हेलो, यस, ओके, यस यस, नहीं नहीं नहीं, क्या यार टाइम पास करते ना ऐसे लोग, मेरे को बहुत चिढ़ होता है। सीरियसली, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स अच्छा बाय द वे क्वेश्चन था मार्च 2023 का, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट मार्च 2024 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर पॉलिनेटर बट रिजल्ट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। मतलब मुझे पॉलिनेटर तो रिक्वायर्ड है, आई नीड सम पॉलिनेटर, बट ये ना काइंड ऑफ ऑटोगैमी जैसा ही है। ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो एनी गेसेस बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन है गिएटेनोगैमी, जिनोगैमी, एपोगैमी, क्लेस्टेनोगैमी। तुम अगर देखोगे ना ये लोग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ना ऐसे ट्विस्ट करके पूछते हैं कि तुम्हारा दिमाग जो है ना वो हिल डुल जाए, है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर विल कम एज गिएटेनोगैमी बच्चों। अब गिएटेनोगैमी क्यों आएगा? क्योंकि गिएटेनोगैमी मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन कैसा क्रॉस पॉलिनेशन? वो डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट बच्चों, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको ही बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? गिएटेनोगैमी। तो इसका रिजल्ट जो है, एक बात बताओ, एक ही फ्लावर का अगर मैं पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर में डाल रही हूँ तो मैंने कोई बड़ी काम तो नहीं कर ली। मैंने बस क्या किया, यहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में डाल दिया। मेरे को भले यहाँ पे बायोटिक एजेंट लगा, मेरे को पॉलिनेटर लगा, बट इसका रिजल्ट तो सेल्फ पॉलिनेशन जैसे ही आएगा ना। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी गिएटेनोगैमी। ठीक है, तुम समझ लो क्वेश्चंस की गहराई कैसे जाती है। नाउ 22nd क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बच्चों। इन मोनोकॉट एम्ब्रियो द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्लूम्यूल इज कॉल्ड। प्लूम्यूल पता है आप लोगों को, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल जो रूट बनाता है, प्लूम्यूल जो शूट बनाता है। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो प्रोटेक्टिव शीथ होता है जो प्लूम्यूल को कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये बच्चों जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों रेडिकल का मतलब होता है रूट, और बच्चों प्लूम्यूल जो है उसका मतलब होता है शूट। ओके, तो प्लूम्यूल के ऊपर का कवरिंग क्या होता है मोनोकॉट में? तो उसको हम लोग कहते हैं कोलियोप्टाइल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो द आंसर इज, नाउ वी ऑलरेडी नो द आंसर। आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाला था। ठीक है, अरे मेरे को बार बार यहाँ पे ना सिग्नल जाता हुआ आता हुआ दिख रहा है, तो मेरे को ऐसा टेंशन हो रहा है कि कहीं मैं बोलते जा रही हूँ रिकॉर्ड नहीं हुआ तो। ठीक है, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो एमसीक्यू का। तो अ फ्लावर विच शोज डल कलर, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड एडिबल पोलन ग्रेन्स, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट इज? तुम ध्यान देना, फ्लावर जो है ना
वो डल कलर दिखाता है, मतलब उसमें कुछ कलर वलर इतना है नहीं, बट फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सूंघना अच्छे से आएगा अपने को, और उसके पोलन ग्रेन्स को हम खा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा टाइप का पॉलिनेशन वो परफॉर्म करेगा? ऑप्शन है एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब एयर पॉलिनेशन। अगर एयर पॉलिनेशन होता ना, मतलब एयर जो बायोटिक एजेंट है वो पॉलिनेटर होता ना, तो उसको सुगंध की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हवा से जा रहा है, हवा को क्या ही फर्क पड़ता है इसमें खुशबू अच्छी है या नहीं। तो एनिमोफिली रॉन्ग हो गया। दूसरा कायरोप्टेरोफिली, जो कि बैट का पॉलिनेशन होता है। बैट जो होता है उसको कलर दिखता ही नहीं है, बट उसको फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से आता है, इसके वजह से यहाँ पे आंसर जो है वो कायरोप्टेरोफिली होगा। ऑर्निथोफिली क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स का मॉडिफिकेशन, बर्ड्स का पॉलिनेशन है, तो जो बर्ड्स होते हैं ना उनको चाहिए होता है चटक कलर, तो यहाँ पे डल फ्लावर है, नहीं करेंगे। दूसरा हो गया एंटीमोफिली, सेम गोज विथ योर इंसेक्ट्स, उनको भी चटक कलर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी कायरोप्टेरोफिली, वो लोग इस फ्लावर को खाते भी हैं, ठीक है। अब ये करने से पहले ना मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कितना स्कोर हुआ आपका। ये 21st आंसर है, ठीक है। दिस इज द 21st क्वेश्चन। मुझे फटाक से बताइए कि एमसीक्यू में आउट ऑफ 21 आपको बिना मेरे बताए कितना आया है? आउट ऑफ 21 आई वांट टू नो। मेरी ना आंखें एकदम काली पांडा बन गई हूँ मैं, मतलब आई एम नॉट इवन स्लीपिंग मैन, मतलब 2 to 3 hours, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा सब टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टेक्स्ट बुक खोलना, तब तुमको देखेगा माय सब टॉपिक इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिवाइज इट क्विकली, यू हैव टू रिवाइज एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद द PYQs, ठीक है। अरे भैया गरम क्यों हो रहा है? ठीक है, अच्छा बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो एग्जैक्टली बच्चों क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? मार्च 2015 का क्वेश्चन है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, इन तीनों में से कोई भी पार्ट से अगर मेरा प्लांट ग्रोथ हो रहा है, दैट इज माई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? तो देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर कौन से पॉइंट्स आने ही चाहिए वो बताती हूँ। इट इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। मैंने आपको क्या कहा था कि वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, और वही वेजिटेटिव पार्ट्स में बच्चों क्या क्या आता है? तो रूट आता है, स्टेम आता है, या लीव्स आता है, ठीक है। दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर से पूछना चाहूँगी आपको, क्या आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझ गया है? इसका अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, तो इसका एग्जाम्पल होता है पोटैटो। बेस्ट एग्जाम्पल इज पोटैटो। तो ये अगर बच्चों आपका पोटैटो है, तो इसके ऊपर ना ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग आई ऑफ द पोटैटो कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर से ऐसे लीफलेट्स निकलते हैं, है ना, ऐसे लीफलेट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे इसके स्टेम के पार्ट से तुमको पता है कि पोटैटो जो होता है वो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो बच्चों ये स्टेम के पार्ट में से एंटायर न्यू प्लांट डेवलप होने वाला है। बच्चों ये स्टेम के पार्ट में से एंटायर न्यू प्लांट विल बी डेवलप्ड। अब बच्चों ये स्टेम के पार्ट से एंटायर न्यू प्लांट बनने वाला है, यानी कि व्हाट एम आई डूइंग? वी आर डूइंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ आई मेरी बात? हम क्या कर रहे हैं बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं। समझ गया? दिमाग में समझा? हाउ विल यू डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं असेक्सुअली वाया वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि रूट, स्टेम या लीव्स। मार्च 2015 का क्वेश्चन है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सॉर्टेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है ये, ठीक है। अब इसमें लेबल करना आपको पार्ट 1 and 2 इन बडिंग ऑफ ईस्ट सेल, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या क्या लेबल करना है ना वो देखो। तो यहाँ पे तुमको न्यूक्लियस दे दिया, वैक्यूल दे दिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए, या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ। यहाँ पे 1 जो है ना, 1 दैट इज मदर सेल बच्चों,
और 2 जो है ना दैट इज डॉटर सेल, या तुम बड भी कह सकते हो, है ना। तुम डॉटर सेल भी कह सकते हो बच्चों, और तुम इसको बड भी कह सकते हो। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों समझ गए यहाँ तक तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन से साल का क्वेश्चन है वो देख लो पहले। तो 2015 का ही क्वेश्चन है, अभी रिसेंट का ही समझ लो। तो ऐसे आपको डायग्राम दिया जाएगा और डायग्राम के बेस पे यू जस्ट हैव टू लेबल इट। तो इतने चिंदी क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। ओके, नेक्स्ट देख लो, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब एनी 3 नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विथ एग्जांपल्स। अब यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हमको ऑलरेडी हमने देख लिया था लास्ट इसमें, और बोला है कि 3 नेचुरल मेथड्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करो। यहाँ पे 3 नेचुरल वर्ड इतना ज़्यादा फोकस में क्यों बताया गया, क्योंकि जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आया और हम इंसान ने उसको ऑब्जर्व किया ना, तो हमें लगा अरे भाई ये तो क्रेजी चीज़ है, इसको हम अपने डिज़ायर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके वजह से आर्टिफिशियल मेथड भी आ चुका है और ऐसा टेम्प्रेरी जो तुम्हारा नेचुरल मेथड है वो भी आ चुका है, इसलिए उन लोगों ने स्पेसिफाई किया। तो अक्टूबर 2014 का क्वेश्चन है, और एक जुलाई 2018 में देखो किस अलग लैंग्वेज से पूछे। मैंने आपको कहा ना लैंग्वेज अलग हो सकता है बट टाइप सेम होता है। तो देखो, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन एनी 3 नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सिर्फ लैंग्वेज में उन लोगों ने डिफरेंस लाया है, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम इंक्लूडिंग द आंसर। तो देखो, तुम डिफाइन करोगे पहले कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समथिंग इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। तो सबसे पहले यू विल फोकस ऑन राइटिंग द डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है वो डेफिनेशन में बच्चों। उसके बाद में तुम ये बताओगे कि एग्जैक्टली कहाँ से दे रिप्रोड्यूस, तो असेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस वाया देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। अब आपको 3 मेथड्स बताने हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम लोग 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो कि नेचुरल मेथड है बच्चों। पहला स्टेम के थ्रू, हमको इसमें क्या लिखना है, विथ स्टेम, विथ रूट एंड विथ लीव्स। तो पहले स्टेम के बारे में अगर बात करेंगे तो उसका एग्जांपल है राइजोम, यानी कि टर्मरिक, तुम्हारी हल्दी। तो हल्दी जो है उसके अंदर भी क्या होता है, दूसरा पार्ट डेवलप होता है और उसके थ्रू एंटायर न्यू प्लांट आ जाता है, यानी कि एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म आता है, विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। फिर आप बात करेंगे ट्यूबर्स का, यानी कि पोटैटो का। पोटैटो का एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखाया। फिर आप बल्ब का बात करेंगे, ये बल्ब ट्यूबर ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर वैसा है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बच्चों मैंने उसका नाम दिया है। ठीक है, अब मैं अगर बल्ब के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं अनियंस के बारे में बात कर रही हूँ। अनियन का स्ट्रक्चर यू मस्ट हैव सीन कि इट लुक्स लाइक दिस, है ना। तो ये बल्ब, ऐसे स्ट्रक्चर को बल्ब स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसमें नीचे में जाके खाना स्टोर होता हो। ठीक है, तो ये जो थे तुम्हारे स्टेम के मॉडिफिकेशंस थे। फिर आप रूट का मॉडिफिकेशन बताओगे, रूट में आप स्वीट पोटैटो बता दो, आप दहालिया बता दो, क्योंकि उसके अंदर रूट में से जो मेरा एंटायर न्यू प्लांट है दैट इज गेटिंग डेवलप्ड। फिर मैं अगर लीफ के बारे में बताऊँ तो वहाँ पे एग्जाम्पल आएगा ब्रायोफाइलम और कैलेंशोए। ठीक है, ब्रायोफाइलम का तुमने आड़ू सी पाना ऐसे देखा ही होगा, ये ऐसा ब्रायोफाइलम का बचपन से तुम डायग्राम देख रहे हो, और इसके बाजू में ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने 3 एग्जाम्पल्स भी दे दिए, तुमने उसका डेफिनेशन भी बता दिया। लो, तुमने 3 मार्क्स का आंसर जो है अभी के अभी सॉल्व कर दिया बिना पढ़े। देखा, लैंग्वेज अलग है बट क्वेश्चन इज सेम, आंसर इज ऑल्सो सेम। आगे बढ़ते बच्चों, डिफाइन स्टॉक एंड स्कायन। स्टॉक और स्कायन का कब रोल आता है, जब हम लोग ये आर्टिफिशियल मेथड करते हैं ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, तब। तो बच्चों एग्जैक्टली स्टॉक होता क्या है, स्कायन होता क्या है, उसके बारे में हमको बताना है। जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। तो स्टॉक मतलब ऐसा पार्ट जो कि रूटेड पार्ट होता है प्लांट का, रूट से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है वो, मतलब रूट सिस्टम वाला। और स्कायन मतलब जो कि स्टॉक में इंसर्ट हो। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ द रूटेड प्लांट ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन, जिस पार्ट पे ग्राफ्टिंग की जाती है रूट वाले पार्ट पे, उसको मैं स्टॉक कहूँगी। और द पीस इंसर्टेड इनटू द स्टॉक, और जो पीस स्टॉक में इंसर्ट किया जाएगा उसको स्कायन बोलूँगी। रुको मैं तुमको दिखाती हूँ। मान लो दिस इज योर स्टॉक, यहाँ पे एक थ्रेड है जो कि इनको बांध रहा है, और ऊपर में बच्चों
मान लो यू हैव स्कायन, ठीक है, इसको ही अब अपन को लेबल करना है, दिस इज माई स्कायन एंड बच्चों दिस इज माई स्टॉक, ठीक है, सॉर्टेड, समझ गया, कुछ टाइम लगा इसमें, ये डायग्राम के थ्रू तो और इजी हो गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मार्च 2020 इज, देख लो मार्च 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपको। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, डिस्क्राइब कटिंग एंड बडिंग। तुम देखो कितने बार ये लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो तुमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आर्टिफिशियल मेथड होता क्या है। तो फर्स्ट यू विल गो फॉर डेफिनेशन, उसमें आप लोग क्या बताओगे कि वही हो रहा है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाया आर्टिफिशियल मेथड, मतलब आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू मैं ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंडक्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर में सीजीटी आता है, यानी कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। ओके, तो अब मैं कटिंग के बारे में बात करूंगी। तो कटिंग में क्या होगा, तो एक स्मॉल पीस होता है वेजिटेटिव पार्ट का, यानी कि स्टेम हो गया, लीफ हो गया, उसमें एक या एक से ज़्यादा अगर बर्ड्स प्रेजेंट है तो उसको मैं यूज़ करूंगी फॉर माई फर्दर प्रोपोगेशन, फॉर माई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि मैंने रोज़ को यूज़ किया, तुमने देखा होगा रोज़ अलग अलग कलर के आते हैं, दैट इज़ द रीज़न। फिर तुमने देखा है बडिंग के बारे में, तो अ टाइप ऑफ ग्राफ्ट वेयर अ सिंगल बड इज यूज्ड एज द स्कायन, मतलब मैंने लास्ट में इतना बड़ा पार्ट दिखाया था स्टेम का, तो उतना बड़ा पार्ट ना यूज करके इफ आई एम यूजिंग जस्ट अ बड इन द प्लेस ऑफ स्कायन, और फिर अगर मैं उसको स्लिट मार के स्टॉक के अंदर डाल रही हूँ तो दैट इज माई बडिंग। समझे तुम क्या हुआ, ये तुम्हारा स्टॉक है, ये तुम्हारा स्टॉक है, और मैंने इस स्टॉक में ऐसे स्लिट मारा, और इसके अंदर में अगर मैंने स्कायन का छोटा सा बड डाल दिया, एंड इफ दिस बड स्टार्ट्स ग्रोइंग, दिस इज माई बडिंग। कटिंग क्या होता है, फिर एक छोटा पार्ट वेजिटेटिव पार्ट का लिया मैंने, जिसके अंदर एक से ज़्यादा बड हो फॉर प्रोपोगेशन, दैट इज नथिंग बट कटिंग। ठीक है, इतना समझ गया, कोई डाउट है इसके अंदर, अगर होगा तो कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगी, कमेंट में बहुत फ्रीक्वेंटली रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। यू हैव टू एक्सप्लेन द टर्म ग्राफ्टिंग। फिर से आया, देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन आया, मार्च 2024 का क्वेश्चन है, उसके ऊपर डाला, उसके ऊपर का आंसर देखना। ग्राफ्टिंग के बारे में देखो, हमको ऐसा समझ में आता है कि ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है कि यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, यू आर एडजस्टिंग समथिंग, उसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। एग्जैक्टली वही बात है। तो बच्चों एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो पार्ट ऑफ प्लांट, स्टॉक और स्कायन, उनको जब हम जोड़ देते हैं सो दैट दे कैन ग्रो एज वन प्लांट, इट इज़ कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। मतलब मेरा स्टॉक अलग था, रूट सिस्टम अलग था, मेरा शूट सिस्टम अलग था, मैंने दो अलग रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को जोड़ दिया एंड नाउ दे आर वर्किंग एज अ सेम प्लांट, देन इट इज़ कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। अब तक हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही खेल रहे हैं, सोचो कितने क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। तो नेक्स्ट इज सेक्सुअल अरे बाप रे, रिप्रोडक्शन का स्पेलिंग देख रहे हो तुम लोग, डेंजर। देखा क्या रिप्रोडक्शन का स्पेलिंग डेंजर लिखा है कि नहीं, मारा जाएगा वैसा। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक आपको खोलना है बच्चों। मार्च 2015 का क्वेश्चन बताती हूँ आपको। स्केच एंड लेबल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसफर सेक्शन मतलब मैंने एंथर, ये देखो ये फिलामेंट है एंड दिस इज माई एंथर, जिसको मैंने ऐसे कट किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों। अब यही एंथर के बारे में हमको डायग्राम बनाना है, और वही अक्टूबर 2015 में अलग लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन है, स्केच एंड लेबल द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अनडेहिसिस्ड एंथर। क्या डिफरेंस है इसमें बच्चों, कुछ भी नहीं, करना तुमको सेम ही है, डायग्राम तुमको सेम ही चिपकाना है, बस लैंग्वेज अलग कर दिया कि तुम डर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना है, ये स्ट्रक्चर हमने लाइव लेक्चर में, वन शॉट में, पता नहीं कितने कितने जगह बना रखा है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये देखो ये कनेक्टिव टिश्यू है तुम्हारा, दिस इज आउटर लेयर जो होता है वो एपिडर्मिस होता है, मिडल लेयर टेप्टम, ठीक है, और अंडर में एंडोथीशियम का लेयर है। मैंने आपको
एक शॉर्ट्स भी बनाया था जिसमें था लेयर्स ऑफ एंथर, याद नहीं हो रहे? आ जाओ याद करवा दूँ। तो वो वीडियो एक बार देख लेना, इन केस तुमको याद नहीं आ रहा कि लेयर्स ऑफ एंथर याद कैसे करना है, तो तुमको उसके थ्रू सब आ जाएगा। ईटिंग एग्स मेक्स टमी फुल, वो वाला। तो ईटिंग एग्स मेक्स टमी फुल हो गया। तो फिर उसके बाद में पापा सन मदर पोलन, ये मैं हिंट दे देती हूँ। इसका आंसर जिसको पता है कमेंट सेक्शन में डालेगा कि मैम ईटिंग एग्स मेक्स टमी फुल एंड पापा सन मदर पोलन, इसका मीनिंग क्या था, इसका फुल फॉर्म क्या था। जिसने इसका फुल फॉर्म डिकोड कर लिया उसको ये लेयर्स ऑफ एंथर छू करके याद हो गए। ठीक है, 1 मिनट दे दो बस। ऐसा मेल आता तो मेरे को टेंशन आता भाई। ठीक है, शुरू करते हैं। हाय 2 घंटे ट्रैवल करके आई हूँ, फिर 2 घंटे ट्रैवल करके जाना भी, तो दुख ही खत्म नहीं हो रहा यार। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ रेफरेंस टू सेल डिवीजन एंड जेनेटिक मेकअप, जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। इसमें बच्चों यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट तुम्हें किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना है पता है? सेल डिवीजन एंड जेनेटिक मेकअप के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करना है कि इन दोनों के सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस है, किस तरीके का सेल डिवीजन करते हैं, एंड हाउ माई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शोइंग डिफरेंस इन देयर जेनेटिक मेकअप। ठीक है, दैट यू हैव टू टेल मी। ठीक है, तो अगर मैं सेल डिवीजन के बारे में बात कर रही हूँ तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो यूज़ करता है सिर्फ माइटोटिक डिवीजन को। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन को सिर्फ यूज़ करता है, वेर एज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेर एज बच्चों योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स दोनों। वो मियोटिक डिवीजन यूज़ करता है अपने जर्म सेल्स के लिए, और बच्चों माइटोटिक डिवीजन जो है वो यूज़ करता है अपने सोमैटिक सेल्स के लिए। ठीक है, तो दोनों टाइप के डिविजन्स वो यूज़ कर रहा है, बड़ा है। अब आप जेनेटिक मेकअप के बारे में बात करोगे तो जो असेक्सुअल प्रोजेनी है, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स बन के आते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि वो लोग क्लोन्स होते हैं बच्चों, क्योंकि एक ही पेरेंट है तो क्या ही वेरिएशन आएगा, है ना। अगर मैंने नींबू पानी में सिर्फ शक्कर मिलाया तो मीठा लगेगा, लेकिन मैंने नमक भी मिला लिया तो खट्टा मीठा लगेगा। तो वैसे ही अगर यहाँ पे मैं सेक्सुअल ऑफस्प्रिंग के बारे में बात करूँ तो बच्चों दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, उनके अंदर तुम वेरिएशन देख पाओगे। ठीक है, इतना समझ चुका। जुलाई 2024 का क्वेश्चन तुमने यूँ सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे आप आए हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है मेल गैमेटोफाइट का, यानी कि पूरा वो जो हमने बनाया था ना वो सब बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका मार्च 2023 का एग्जैक्टली कैसे कैसे है वो पहले देखो, डायग्राम समझना है। ये तुम्हारा पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन को कवरिंग होती है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग, एक इनर कवरिंग, यानी कि इंटाइन और एक्साइन की कवरिंग होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में ना वो करता है माइटोसिस, और वो माइटोसिस जब करता है ना तो वही सेल डिवाइड होके एक वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट होता है, एक जनरेटिव सेल में। अब वो फिर से डिवीजन करता है जिसके वजह से वो जनरेटिव न्यूक्लियस बना लेता है, फिर डिवीजन करेगा जिसकी वजह से 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं, फिर डिवीजन करेगा जिसकी वजह से वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब बन जाता है और अपने मेल गैमेट जो है वो घूमने फिरने लगते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना था गैमेटोफाइट का, तो एग्जैक्टली कैसे करेंगे वो देखो स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो मेल गैमेटोफाइट है इट बिगिंस एज अ पोलन ग्रेन, है ना, माइक्रोस्पोर की तरह एक्ट चालू करता है, जो कि हैप्लॉइड होता है, जो कि यूनिसेल्युलर होता है। अब फिर उसके 2 लेयर के वॉल होते हैं, इंटाइन एंड एक्साइन। अब आउटर टफर लेयर जो होता है उसको हम लोग एक्साइन कहते हैं, और इनर लेयर जो होता है उसको बच्चों हम इंटाइन कहते हैं। और जो जर्म पोर्स है ना वो थिन होते हैं, थिन एरियाज होते हैं इंटाइन के अंदर। अब वो डेवलपमेंट कैसे करते हैं, तो माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करते हैं, मैंने आपको डिवीजन दिखाया, टू फॉर्म अ लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड अ स्मॉल जनरेटिव सेल।
अब वही जनरेटिव सेल जो है टू सेल्ड स्टेज, वही जनरेटिव सेल जो है वो लेटर डिवाइड करेंगे टू फॉर्म मेल गैमेट्स, और वेजिटेटिव सेल जो है वो पोलन ट्यूब बनाएंगे, और उसी के थ्रू हमारे मेल गैमेट जो है वो पास करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, इतना समझ गया। तो आगे बढ़ते बच्चों, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे अगर मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, बंद नहीं करती, ऊपर कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात कर रही हूँ बच्चों, तो एग्जैक्टली क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे अगर मैं माइक्रो कहूँ यानी कि मेल के बारे में बात कर रही है, और स्पोरोजेनेसिस यानी कि मैं मेल के स्पोर्स के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग हैप्लॉइड स्पोर यानी कि पोलन ग्रेन फ्रॉम अ डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। इट इज कॉल्ड एज योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि जो डिप्लॉइड था वो हैप्लॉइड बन के आगे का प्रोसेस कर पाता है, आगे के मेल गैमेट्स बना पाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक पोलन ग्रेन के अंदर में बच्चों 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, ये भूलना नहीं है। नाउ गिव अ नीट एंड लेबल्ड स्केच ऑफ जर्मिनेटिंग एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन। अक्टूबर 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पे डायग्राम जो है ना, इसके अंदर पोलन ट्यूब रहना चाहिए जो कि इमर्ज कर रहा है जर्म पोर में से, जो कि कैरी कर रहा है। चलो बना ही देती हूँ, तुम लोग को इतना सब क्या ही टेंशन दूँ। ये देखो, ये तुम्हारा पोलन ट्यूब है बच्चों। जिसको हम भर सकते हैं, है ना। अब इसके अंदर में बच्चों आपके मेल गैमेट्स होंगे। एक मिनट, इसको ठीक है। और इसके अंदर में मैं इस कलर से मेल गैमेट्स दिखा दूं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको मेल गैमेट्स। मैंने आपको क्या कहा था, एक पोलन ग्रेन में बच्चों 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। सॉर्टेड, समझ गया, लो हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत ही नहीं हुई इसमें तो बच्चों। चलो, नाउ यू हैव टू स्केच एंड लेबल टिपिकल एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन। अभी तो बनाया था, मार्च 2008 का क्वेश्चन। तुम देखो बस लैंग्वेज अलग है, टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सेम। 17 साल का रिसर्च है ये पूरा, मतलब मेरा 17 साल का नहीं, मतलब 17 ईयर्स के पेपर्स को देख लो। सिमिलर टाइप के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं, वही तुम्हारे बोर्ड में भी आने वाला है, आई एम डैम श्योर। लैंग्वेज अलग हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट सेम होगा, ठीक है। चलो, तो एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन बनाना है, मार्च 2008 का क्वेश्चन। तो तुम पोलन ग्रेन बना देना, आउटर स्ट्रक्चर यानी कि एक्साइन, इनर स्ट्रक्चर यानी कि इंटाइन, और बीच में क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू मेक अ पोलन ग्रेन। समझा, आउटर एक्साइन, अंदर इंटाइन, बीच में साइटोप्लाज्म। सॉर्टेड। तो आगे बढ़ते बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म। मुझे 2 सेल स्टेज बताओ पोलन ग्रेन का एंजियोस्पर्म में। फरवरी 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो है, इट अंडरगोस फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। पोलन ग्रेन फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करता है, सो दैट इट प्रोड्यूसेस लार्जर वेजिटेटिव सेल। पहले वेजिटेटिव सेल, फिर जनरेटिव सेल, ठीक है। और फिर छोटा जनरेटिव सेल बनाया उसने, जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। और यही जो सेल है, यही जो स्टेज है, इसी में पोलन जो है वो यूजुअली शेड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन है एंजियोस्पर्म, जहाँ पे तुम्हारा वेजिटेटिव सेल भी बन रहा है, जहाँ पे तुम्हारा जनरेटिव सेल भी बन रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फरवरी 2025 का क्वेश्चन था। अभी तक हम पोलन ग्रेन पे घूम रहे हैं। तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, स्केच एंड लेबल द वर्टिकल सेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल के बारे में मांग रहे हैं यार, दैट्स इट। ओव्यूल के लिए तुम क्या करोगे, ठीक है।
यार डॉग्स यहाँ पे आवाज कर रहे हैं, मुझे डॉग से बहुत डर लगता है, पीछे पीछे आते, पता नहीं क्या ही उनको दिक्कत है। अरे यार फ्यूनिकल, इसको ना मैं फिल करती हूँ so that you get an understanding। दिख रहा है? ऊपर में मैं एंटीपोडल बना देती हूँ, बीच में मैं पोलर न्यूक्लियाई बना देती हूँ, नीचे मैं सिनर्जिड्स बना देती हूँ, और ऊपर में एक्सेल बना देती हूँ। इजी पीजी लेमन स्क्विजी। ठीक है, इसके ऊपर मैं उसके न्यूक्लियस डाल देती हूँ अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 done। Now we just have to label it. This is my funicle, this is my micropyle, this is my outer integument, this is my बच्चों inner integument, integument। Now this is my चला जाओ, चला जाओ, चला जाओ। Now these are my antipodals, antipodals। Now this is my polar nuclei, these are my synergids, and this is my egg apparatus, egg apparatus। लो, हो गया ना एनाट्रोपस ओव्यूल। कुछ हुआ दिक्कत है इसमें? यहीं के यहीं हमने सब कर दिया। मैंने बोला ना, ये लोग सिर्फ शब्द अलग अलग बनाते हैं, बट इसका मीनिंग ना वही रहता है, अलग अलग तरीकों से खाली पूछते हैं लोग, और कुछ नहीं है। अब तुम देखो, मार्च 2009 में भी पूछा था, अक्टूबर 2013 में भी, मतलब 10 11 12 1 2 बाप रे 3, मतलब 6 साल बाद भी सेम क्वेश्चन पूछा है। मैंने कहा ना, तुम्हारे 17 साल के क्वेश्चंस भी रिपीट होके आ सकते हैं, तो नेवर टेक PYQ का सेशन लाइटली, नेवर नेवर नेवर। ठीक है, चले बढ़े आगे। तो अब देखते हैं दूसरा जो तुम्हारा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल तो अभी अभी हमने किया है कंप्लीट। तो स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ओव्यूल मोस्ट कॉमनली सीन इन एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आता है। आपको एनाट्रोपस ओव्यूल बोल सकते हैं, आपको बोल सकते हैं ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म, फिर बोल सकते हैं मोस्ट कॉमनली सीन इन एंजियोस्पर्म। तो इस टाइप का आपको डायग्राम बनाना है। चलाजा, माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, फिर उसके बाद में आप एंटीपोडल बना दो, सिनर्जिड्स बना दो, एग बना दो, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें बना के तुमने बना दिया। ईजी, अभी जस्ट हमने बनाया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जुलाई 2024 का, कि बच्चों बताओ विथ रिस्पेक्ट टू डायग्राम यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। अब ये जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा बोर्ड में कॉमनली देखे जाते हैं कि आपको डायग्राम देंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे और उसके क्वेश्चन के आंसर आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप जब आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो आप बुक लेके बैठे हो, है ना, क्वेश्चन आंसर्स लिखते जाओ। नाउ विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज गिवन इन द फिगर। तो यहाँ पे देखो ओव्यूल के बारे में कितने बार बताया गया, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर यू विल राइट बच्चों, फर्स्ट आंसर यू, अरे यार
फर्स्ट आंसर यू विल राइट एनाट्रोपस. ठीक है. नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक. सबसे पहला सेल कौन सा था एम्ब्रियो सैक का? तो सबसे पहले क्या बना था तुम्हारा? एंटीपोडल. एंटीपोडल. ठीक है. आइडेंटिफाई एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ए एंड बी. अब तुमको बोला है बी का और ए का फंक्शन बताओ. तो ए के साइड से पहले मैं ए का फंक्शन बताती हूँ. ए के साइड से केमिकल डायलॉग होता है, केमिकल इंटरैक्शन होता है. केमिकल इंटरैक्शन, साथ ही साथ एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन्स. और अगर आप बच्चों बी का देखो तो वह एंडोस्पर्म बनाता है. तो इट हेल्प्स इन बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. सॉर्टेड? गया दिमाग के अंदर बच्चों? वेरी डर्टी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेगास्पोरोजेनेसिस, नेक्स्ट सब टॉपिक. You have to sketch and label stages in development of angiospermic female gametophyte from functional megaspore. जुलाई 2016 का क्वेश्चन है. जब तुम्हें यार एक मिनट, कॉल आ रहा है. हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना. हाँ हाँ आ रही है, बोलो ना. अरे बाप रे, मेरे को मर्ज नहीं करने आएगा. बीच में लाइट गया था, बीच में मेरी लाइट गया था तो वो बंद हो गया था, ये प्रॉब्लम हुआ. रुको मैं एक काम करती हूँ, मैं गोविंद सर को पूछती हूँ, उनको मर्ज करने आता है. मैं तो रिकॉर्डिंग में ही हूँ अभी, मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी. नहीं तो एक काम कर सकते हैं ना, जिसका शाम का लेक्चर होगा उसके साथ स्वॉप कर दो मेरा लेक्चर, तो तब तक एडिटिंग हो जाएगा. समझे आप क्या बोली मैं? है ना इजी, तो ये सबके लिए इजी हो जाएगा. चलेगा, मैं लिख देती हूँ. मैं अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग में हूँ, मैं कर लूँ पहले. बस हो गया, मेरे को आधा एक घंटा ही लगेगा ये वाले चैप्टर के लिए. मतलब मैं पीवाई क्यू बना रही हूँ ना उसके लिए. हाँ हाँ. ठीक है. अरे यार क्या हुआ, लास्ट लेक्चर मैं 11th स्टैंडर्ड का शूट कर रही थी तो लाइट चली गई बीच में. तो वो आधा वीडियो जो है ना वो कुछ 36 मिनट्स का था, तो लाइट चली गई तो बीच में वैसे ही रह गया. और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो बनाया वो 1.5 घंटा 2 घंटे का बना. तो वी हैव टू मर्ज इट. और आज संडे, मतलब टीचर्स आर वर्किंग बट एडिटर्स आर नॉट. तो इसके वजह से मेरे से मिस्टेक हो गई. तो शी वॉज आस्किंग कि कैन यू मर्ज इट, बट आई डोंट नो हाउ टू मर्ज इट प्रॉपरली. मुझे टाइम लगेगा घर जाने को. मैंने बताया ना 1.5 घंटे का ट्रैवल हो गया यार ब्रिज टूटने की वजह से.
ठीक है, चलो बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के। जब मेगास्पोरोजेनेसिस आता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है फीमेल के बारे में बात चालू है। तो देखो यहाँ पे पहले मेगास्पोर मदर सेल है यानी कि एमएमसी, वो मियोसिस करता है, 4 बनाता है। इसमें से बच्चों 3 जो है वो डीजनरेट हो जाता है। फिर डीजनरेटेड सेल्स के बाद में ये मेरे को हैप्लॉइड सेल मिला। इसके बाद में मैंने क्या किया, इसमें माइटोसिस किया। माइटोसिस करने की वजह से मुझे फर्स्ट प्री न्यूक्लियर डिवीजन मिला। फिर भैया मैं फिर से माइटोसिस किया, सेकंड प्री न्यूक्लियर डिवीजन 4 बन गया। फिर भैया मैंने फिर से माइटोसिस किया तो मेरे को 3 न्यूक्लियर डिवीजन मिल गया। तो यहाँ पर ऐसा करते करते ना मैंने इनको जोड़ा और सबसे पहले मेरा एंटीपोडल बना, फिर उसके बाद में मेरा सिनर्जिड बना और ये मेरा पोलर न्यूक्लियर प्लस फीमेल का एक सेल बना। समझे तुम कैसे चल रहा है यहाँ पे? तो दैट इज हाउ योर मेगास्पोरोजेनेसिस इज डन। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत मेजर टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ये देखो जुलाई 2016 में भी आया था ये। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। आपको बताना है कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है एंजियोस्पर्म के अंदर। अक्टूबर 2009 का क्वेश्चन है और उसी के उस पर सेकेंड क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब तुमको पिछला जो डायग्राम है ना वही बनाना है, ठीक है। तो देखो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, तो मेगास्पोर 2n था, माइटोसिस किया जिसके वजह से 4 सेल्स बनकर 3 डीजनरेट हो गए। उसके बाद फर्स्ट प्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड प्री न्यूक्लियर डिवीजन, थर्ड प्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियर, सिनर्जिड्स। तो जो हमने लास्ट पेज पे किया वही यहाँ पे करना, लैंग्वेज अलग है और फ्लो चार्ट के थ्रू इधर बताया। तो देखो अक्टूबर 2009, मार्च 2018 और पिछले वाले स्लाइड पे भी यही आया था। तो तुम देख रहे हो कितने बार ये रिपीट हो रहा है। गलती से भी ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो वाट लग जाएगी। अब देखो स्केच एंड लेबल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। फिर से फीमेल गैमेटोफाइट आ गया और बोला स्केच एंड लेबल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। लैंग्वेज अलग, क्वेश्चन सेम। 2008 में एक बार पूछा था, 2020 में एक बार पूछ लिया। बताओ, लैंग्वेज ही अलग है ना, बाकी कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही है बच्चों। तो ऊपर देखो, ऊपर वाले को हम लोग बोल देंगे 3 एंटीपोडल सेल, बीच को हम लोग बोल देंगे पोलर न्यूक्लियर, बच्चों नीचे वाले को हम लोग कह देंगे सिनर्जिड्स और इसको हम लोग कह देंगे एग एपैरेटस। ठीक है, यही तो सिर्फ अंडा बना के 3 डाल के नामकरण करना है अपने को, है ना। आगे देखो, हाउ मैनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ पे पूछा गया कि कितने n प्रेजेंट है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में एक एंजियोस्पर्म के। तो देखो यहाँ पे 8 हैप्लॉइड न्यूक्लिया प्रेजेंट है। कैसे हैप्लॉइड न्यूक्लिया? 3 एंटीपोडल, फिर वो 1 2 3, बीच में 2 न्यूक्लिया, 4 5, फिर नीचे में 3 6 7 8। तो यहाँ पे 8 प्रेजेंट। देखो 3 न्यूक्लिया इन द एंटीपोडल, फिर 3 न्यूक्लिया इन द एग एपैरेटस, फिर उसके बाद में 2 न्यूक्लिया इन द सेंट्रल एक्सिस, यानी कि तुम्हारा इसके बारे में बात चालू है न्यूक्लियस की। ठीक है, टोटल 8 प्रेजेंट है। अब पॉलिनेशन का सब टॉपिक आ गया। पॉलिनेशन के सब टॉपिक में बच्चों मार्च 2009 का क्वेश्चन है और सेम उसी में थोड़ा सा वर्ड्स चेंज करके अक्टूबर 2009 में भी पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव फ्लोरल एडेप्टेशन इन एनिमोफिली एंड एंटीमोफिली, मतलब फ्लावर्स। एनिमोफिली मतलब एयर का, अगर एयर के साथ कंपैटिबिलिटी है तो फ्लावर किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और एंटीमोफिली है तो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एयर वाले मतलब मेरे जो फ्लावर्स है वो इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होंगे, उसमें फ्रेगरेंस नहीं होगा। एंटीमोफिली मतलब सुंदर होना चाहिए, लाल चटक होना चाहिए। वो क्या क्या वो देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों आपको, गिव फ्लोरल एडेप्टेशन इन एनिमोफिली एंड एंटोफिली अक्टूबर 2009। एग्जैक्टली वैसे ही पूछा है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जानबूझ के ऐसा पूछा जाता है क्योंकि सिमिलर साउंड कर रहे हैं वो, तो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और रॉन्ग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एनिमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन, तो इसमें ना स्मॉल होते हैं फ्लावर, छोटे छोटे से, ड्राई होते हैं, लाइट पोलन ग्रेन्स होते हैं। लाइट होना इसलिए ज़रूरी है कि हवा का झोंका आए, 2 पोलन ग्रेन्स उड़ना चाहिए। लार्ज फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, फेदर वाला स्टिग्मा होगा तो जल्दी उड़ना पॉसिबल होता है। मेरे जो स्टेमन्स है वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरे को बताओ, मेरे को लिख के बताओ। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी से स्टार्ट होता है, वर्सेटाइल एंथर। अब उसके अंदर ना नेक्टर होता है ना सेंट होता है, उसको किसको अट्रैक्ट करना है, तो ना उसमें नेक्टर रहेगा बच्चों, ना उसके अंदर कोई खुशबू होगी। अब एंटीमोफिली के बारे में बात करें यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो उसके ब्राइट पेटल्स होते हैं, बहुत खूबसूरत पेटल्स होते हैं।
सेंट उसका बहुत अच्छा होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है और पोलन बहुत स्टिकी होता है। पोलन अगर स्टिकी नहीं रहेगा तो इंसेक्ट के पैर के ऊपर कैसे चिपकेगा, बट अगर एयर का ऐसे रहता तो वो चिपका ही रह जाता और उड़ता ही नहीं। समझे मेरी बात? तो ये कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हमने किए हुए हैं अपने फ्लावर्स के अंदर, सो दैट दे कैन सर्वाइव बेटर एंड दे कैन परफॉर्म देयर पॉलिनेशन इन अ बेटर मैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों की गिएटिनोगैमी क्या है और रेनोगैमी क्या है, और एक्सप्लेन करना है हाउ डाइकोगैमी फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। मार्च 2013 का क्वेश्चन है, टफ लग रहा होगा सुनने में। आगे देखो क्या है, गिएटिनोगैमी मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बिटवीन फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। ठीक है, जेनोगैमी मतलब जेनोगैमी का ही मतलब रेनोगैमी होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, मतलब इस फ्लावर से इस प्लांट को मैंने पॉलिनेट करवाया। डाइकोनोगैमी स्टेमन्स एंड पिस्टल्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्या पूछा था कि भाई तुम बता दो गिएटिनोगैमी जेनोगैमी का क्या होता है मीनिंग, यानी कि तुम्हारे रेनोगैमी मतलब जेनोगैमी होता है, और बोला कि कैसे डाइकोगैमी जो है वो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो तुमको गिएटिनोगैमी और रेनोगैमी का मतलब पता था, गिएटिनोगैमी मतलब सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, बट जेनोगैमी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। तो वो दोनों पॉलिनेट करें मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन लेकिन सेम ब्रीड। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बताओ डाइकोगैमी यानी कि तुम्हारा जो स्टेमन और पिस्टल है, यानी कि जो तुम्हारा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो अलग अलग टाइप पे डेवलप होना, दैट इज योर डाइकोगैमी। तो ये डाइकोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन कैसे प्रमोट करता है, तो ऑब्वियसली ही डजंट वांट कि तुम सेल्फ पॉलिनेट कर पाओ या सेम फ्लावर एक दूसरे को पॉलिनेट कर पाए, इसलिए उनका ग्रोथ ही अलग अलग टाइम पे होता है। समझे? तो दैट इज हाउ इट इज फेवरिंग। आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे 17th क्वेश्चन की तरफ। देखो साल्विया फिर से आ गया, पूछा एंडलिस्ट एंड टू फ्लोरल एडेप्टेशन इन साल्विया। तो अब तुमको पता होगा कि साल्विया जो वो लेवर मैकेनिज्म करता है, तो लेवर मैकेनिज्म कर रहा है पोलन ट्रांसफर के लिए, दूसरा वो बिलाबेट कोरोला गाइड करता है हमारे इंसेक्ट के एंट्री को, ये एंटीमोफिली टाइप का एडेप्टेशन फॉलो करता है। तो उनका पैसेज ही इस तरीके से क्रिएटेड है कि वो उसके अंदर जाके पॉलिनेट करवा पाए, ठीक है, उसके अंदर जा पाए वो। समझे मेरी बात? आगे चलो, तो अब हमको फ्लोरल अडेप्टेशंस देना है बच्चों, किसके बारे में, तो एनिमोफिली के बारे में, यानी कि मैं एनिमोफिली बोल रही हूँ एयर के बारे में, विंड पॉलिनेशन। तो उसके अंदर क्या क्या फ्लोरल अडेप्टेशन होगा, फिर से क्वेश्चन है, वहाँ पे एनिमोफिली एंटीमोफिली साथ में आया था, यहाँ पे अकेले एनिमोफिली आया था, जुलाई 2016। मान समझो तुम कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होगा, छोटा होगा वो फ्लावर, इनकॉन्स्पिशियस होगा मतलब हिडियस होगा, उतना खूबसूरत नहीं होगा, लाइट होगा, हल्का होगा कि हवा में हिले, ड्राई पोलन ग्रेन्स होंगे, स्टिकी होंगे तो वहीं चिपक के रह जाएंगे, हवा उड़ा ही नहीं पाएगी, बहुत बड़े बड़े स्टिग्मा होंगे कि हवा के साथ वो हिल पाए और जो पोलन ग्रेन्स है वो झड़ पाए, एक्सपोज स्टेमन्स रहेंगे मतलब स्टेमन एटमॉस्फेयर से खुले हुए रहेंगे, और कोई नेक्टर या कोई सेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्या ही ज़रूरत है, दे डोंट हैव टू अट्रैक्ट एनी पॉलिनेटर, सो उनको नेक्टर या सेंट की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनिमोफिली के बारे में। तो यहाँ पे फिर से एनिमोफिली आ गया, तो ये अगेन तुम्हारा जुलाई 2016 का क्वेश्चन है, तो इसमें भी एग्जैक्टली हम लोग वही लिखेंगे। तो स्मॉल डल फ्लावर्स इसके अंदर होते हैं, ड्राई लाइट पोलन होता है, लार्ज फेदरी स्टिग्मा, लॉन्ग एक्सपोज स्टेमन, नो नेक्टर नो सेंट। सेम क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमोफिली एंड एंटीमोफिली। वहाँ पे क्या पूछा था, डिस्क्राइब एनिमोफिली एंटीमोफिली, यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट कर दो। तो भाई एनिमोफिली जो है वो एयर का है, एंटीमोफिली जो है इंसेक्ट का है। तो बोल दो एक बायोटिक है एक अबायोटिक है, बोल दो एक का फ्लावर जो होता है इनकॉन्स्पिशियस होता है, एक का सुंदर होता है, एक में नेक्टर नहीं होता है, एक में नेक्टर होता है, एक के अंदर स्टिकी पोलन होता है, एक के अंदर ड्राई पोलन होता है। कितने तो पॉइंट्स यहीं बता दिए मैंने। अब देखो एनिमोफिली मतलब विल्ड पॉलिनेटेड होता है, स्मॉल डल फ्लावर, लाइट पोलन, नो नेक्टर। एंटीमोफिली यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है, ब्राइट सेंटेड होता है, बहुत खुशबू आती है उसमें, स्टिकी पोलन होता है कि इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाए, और नेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं टुवर्ड्स आर जुलाई 2017 का क्वेश्चन, जिसमें हमको एडेप्टेशन बताना है एंटीमोफिली का। ठीक है, कि एग्जैक्टली जो मेरे इंसेक्ट्स हैं वो कैसे करते हैं। तो ब्राइट पेटल्स होंगे, बहुत खूबसूरत पेटल्स होंगे, उसके सेंट अच्छा होगा, नेक्टर प्रेजेंट होगा, सो दैट माई इंसेक्ट्स कैन सक दैट नेक्टर। पोलन उसका स्टिकी होगा, और स्टिग्मा जो है ना वो रफ होता है। ठीक है, स्टिग्मा इज रफ। अब इसके बारे में जुलाई 2017 में साल्विया के मैकेनिज्म के ऊपर फिर से पूछा, यानी लेवर मैकेनिज्म के ऊपर पूछा, एमसीक्यू में पूछा, 2 बार क्वेश्चंस में पूछ लिया। तो साल्विया क्या है बता दो, लेवर मैकेनिज्म होता है, यानी कि जब एक इंसेक्ट एंटर करता है नेक्टर के लिए तो स्टेमन ना बेंड होता है और पोलन ग्रेन उसके बॉडी पे डाल देता है, जो कि
बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन में प्रमोट करेगा। इंसेक्ट अंदर गया, स्टेमन ऊपर आ गया, उसके बॉडी के ऊपर पूरा पॉलन ग्रेन्स लगा देता है। तो अब जब वो दूसरे प्लांट के अंदर गया तो वो प्रॉपरली क्रॉस पॉलिनेट करवा पाएगा। ब्यूटीफुल मैकेनिज्म, ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। ठीक है, समझे? इंसेक्ट अंदर गया, स्टेमन उसके पूरे शरीर के ऊपर पॉलन ग्रेन्स लगा रहा है। ओके बच्चा, आगे देखो, यू हैव टू कंप्लीट दिस चार्ट। बताना है तुमको कि अगर एजेंसीज लिखा है, ये गया बेटा, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक इज फाइन, लेकिन इफ आई एम पेइंग hefty amount, so he should be able to do it properly। ठीक है, तो यहाँ पे बोले अगर गाइस, ठीक है, एजेंट्स, तो अगर वाटर का एजेंट है तो इसको, इस टाइप के पॉलिनेशन को बच्चों मैं क्या कहूंगी? मैम आप कहोगे हाइड्रोफिली। अगर एंटीमोफिली बोल रही हूँ यानी कि इंसेक्ट। अगर बैट के बारे में बात चल रही है तो इट इज काइरोप्टेरोफिली। अगर ऑर्निथोफिली के बारे में बात चल रही है तो इट इज बर्ड्स। ठीक है बच्चों, सॉर्टेड, दिमाग के अंदर बैठ गया कि ये चार्ट कैसे कंप्लीट करा है। तो ऐसे 2 मार्क्स के लिए है, कभी दिल खुश है उनका तो 3 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो लोग। कितना इजी था ना ये। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और कुछ PYQs के ऊपर एकदम पर्दा उठाने का काम करें। तो लेट अस टॉक अबाउट जुलाई 2019 का क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है कि भैया तुम पॉलिनेशन को डिफाइन कर दो और डिफरेंट टाइप्स बता दो सेल्फ पॉलिनेशन के, क्रॉस पॉलिनेशन के सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। फिर से क्वेश्चन वही टाइप का पूछ लिया। तो पॉलिनेशन हमको पता है क्या होता है, इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब सेल्फ पॉलिनेशन के तुमने कुछ टाइप बता दिया, यानी कि ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी, मतलब सेम फ्लावर में कर दिया ऑटोगैमी। गेटोनोगैमी मतलब डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगैमी आ गया, यानी कि अलग अलग फ्लावर अलग अलग प्लांट। बात ही खत्म, इजी। नेक्स्ट देखते बच्चों, तो हमें 3 अडेप्टेशंस बताने हैं एनिमोफिलस फ्लावर के अंदर, और मेंशन करने हैं एग्जांपल ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। ठीक है, उसके बाद में डिस्क्राइब करना है 3 अडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर, और मेंशन करना है एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर। मार्च 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पता है टफ क्या हो सकता है, सिर्फ तुम्हारे लिए एग्जाम्पल लिखना, दैट्स इट। ठीक है, तो अब देखो एनिमोफिलस, यानी कि मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ, एयर के अडेप्टेशन के बारे में। एयर जो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो एनिमोफिलस है एयर, विंड उसका बायोटिक एजेंट है। तो बच्चों उसका फ्लावर जो होगा वो छोटा होगा, इनकॉन्स्पिशियस, डल होगा, लाइट होगा, उसका जो पोलन ग्रेन है वो उतना ज़्यादा स्टिकी नहीं होगा, ड्राई होगा, है ना। लार्ज फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल क्या है उसका, मेज। अब बात करेंगे हाइड्रोफिलस फ्लावर के बारे में। तो पोलन जो होता है इसका वाटर प्रूफ होता है, क्योंकि अगर वाटर प्रूफ नहीं रहा तो उसका पोलन ग्रेन्स जो है वो ख़राब हो सकता है। थ्रेड लाइक होता है, म्यूसिलिजिनस होता है, फ्लावर्स जो है वो छोटे रहते हैं और फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा उसका, वैसिलियनिया। हम लोगों को MCQ में भी आया था, इफ़ यू रिमेंबर। नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉलिनेशन, अगेन जुलाई 2023 का क्वेश्चन। बोला क्या, डिफ्रेंशिएट कर दो भैया बिटवीन एनिमोफिली, एंटीमोफिली विथ रेफरेंस टू पॉलिनेटिंग एजेंट, स्टिग्मा, नेक्टर, फ्रेगनेंस। और इजी कर दिया, मतलब पहले तुम बता दो पॉलिनेशन क्या होता है, दूसरी बात तुमको डिफरेंस बिटवीन बताना है एनिमोफिली और एंटीमोफिली के बारे में। बट कौन से कॉन्टेक्स्ट में, तुम ये बताओ कि दोनों में पॉलिनेटिंग एजेंट कैसे होता है, दोनों में स्टिग्मा डिफरेंस क्या होता है, दोनों में नेक्टर का क्या डिफरेंस है, दोनों में फ्रेग्रेंस का क्या डिफरेंस है। एनिमोफिली का मतलब होता है भैया अबायोटिक, एंटीमोफिली का मतलब होता है बायोटिक। वहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले पॉलिनेशन का मैंने बता दिया, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँ एजेंट के बारे में अगर, तो एनिमोफिली में भैया विंड लगता है, एंटीमोफिली में इंसेक्ट लगता है। स्टिग्मा के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है, फेदरी होता है स्टिग्मा, स्मॉल और स्टिकी होता है। अगर नेक्टर के बारे में बात करें तो एनिमोफिली में होता ही नहीं है, एंटीमोफिली में होता है, क्योंकि बायोटिक एजेंट्स को एंटीमोफिली जो है अट्रैक्ट कर रहा है। फ्रेग्रेंस के बारे में बात करें तो एनिमोफिली में होता ही नहीं, उसको फ्रेग्रेंस की ज़रूरत ही नहीं है।
बट अगर आप लोग बात करो एंटीमोफिली वाले फ्लावर का तो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट देयर बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, अब मेंशन करना पॉलिनेटिंग एजेंट्स फॉर मेज फ्लावर, फरवरी 2025 का क्वेश्चन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मेज फ्लावर जो है वो एनिमोफिली एडेप्टेशन दिखाते, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, विंड। विंड इज द पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। नेक्स्ट सब टॉपिक इज आउट ब्रीडिंग डिवाइस यानी कि कॉन्ट्रीवेंसेस। अब ये क्या होता है वो देखो। सो विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन प्रोटैंड्री। तो अब प्रोटैंड्री होता क्या है, अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है। तो प्रोटैंड्री मतलब स्टेमेंस जो है वो मैच्योर होते हैं बिफोर स्टिग्मा। स्टेमेंस क्या करते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं स्टिग्मा के पहले, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड। एग्जाम्पल सनफ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, प्रोटैंड्री यानी कि स्टेमन स्टिग्मा के पहले मैच्योर हो जाना। तो ये एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करता है और डिमोट करता है ये सेल्फ पॉलिनेशन को। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन आउटब्रीडिंग डिवाइस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। मार्च 2019 का क्वेश्चन, पीछे भी वही पूछा। डिस्क्राइब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस विच एनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेशन, फिर से वही क्वेश्चन मार्च 2022 में भी पूछा। फिर एक्सप्लेन एनी 4 कॉन्ट्रीवेंसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट्स विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। फिर से सेम क्वेश्चन पूछा जुलाई 2023 में। तो अब देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो एक होता है डाइकोगैमी यानी कि स्टेमन और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर होता है, सनफ्लावर में ऐसा होता है। फिर हेरकोगैमी मतलब फिजिकल बैरियर क्रिएट होता है एंथर और स्टिग्मा के बीच में, एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा कि वो लोग क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाए। फिर सेल्फ स्टेरिलिटी यानी कि पोलन जो है ना वो फर्टिलाइज ही नहीं कर सकता खुद के फ्लावर को, ये सेल्फ स्टेरिलिटी हो गई। फिर मैं यूनिसेक्सुअलिटी की बात करूँ यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग जगह अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है, तो ये पपाया में होता है। ठीक है, तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो नेचर खुद अपने अंदर लाता है। ठीक है, तो तुम देखो 4 बार सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हुए, 4 बार सेम टाइप के क्वेश्चंस। तो तुम्हें धीरे धीरे अब समझ आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बात होगा। तो नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। गाइनोशियम में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कंपैटिबिलिटी डिटरमाइन करता है। अब तुमको एक बात बता दूँ कि जो तुम्हारा गाइनोशियम है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है कि एग्जैक्टली कौन से टाइप का पोलन ग्रेन एंटर कर रहा है। दूसरे स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन अगर एंटर भी कर गया ना तो वो कुछ ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्नेस्ट मेयर ने कहा था कि सेम स्पीशीज़ वाले अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो ही फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स मिलेगा। तो ये भी वही फॉलो कर रहा है। तो तुमको अगर याद हो सबसे ऊपर में ऐसे स्टिग्मा प्रेजेंट होता है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो स्टिग्मा जो है वो पोलन की कंपैटिबिलिटी डिटरमाइन करता है, वो चेक करता है कि मेरा पोलन ग्रेन जो सेम स्पीशीज़ का है ना, कंपैटिबल है ना, तभी जाके वो उसको अंदर ग्रो करने देता है, पोलन ट्यूब को ग्रो करने देता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। तो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब इन विद द हेल्प ऑफ अ नीट वेल लेबल्ड डायग्राम, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब तुम एक बात बताओ, अगर एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स है यानी कि 2 बार वो फ्यूज करेगा, तो एक बार वो एग के साथ फ्यूज करता है, एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। तो यही जो फ्यूजन के बारे में बात चल रही है, तो 2 बार फ्यूजन हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन। मार्च 2014 का क्वेश्चन। अब देखना रिपीटेशन कितना होगा। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग, जाइगोट बनता है, अनदर जो है वो पोलर न्यूक्लियाई बनाता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, अब एंडोस्पर्म बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मेरा बच्चा बन गया तो बच्चे को खाना भी तो खिलाना है, तो मैंने यहाँ जाइगोट बनाया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको मैं खाना भी खिलाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उनको खाना भी खिलाने का काम करूँगी। समझी मेरी बात। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इसका फ़ायदा क्या होता है, तो वो एम्ब्रियो बनाता है और न्यूट्रिटिव टिश्यू भी बनाता है, जैसे ये एंजियोस्पर्म्स में ही आपको दिखेगा, जिम्नो में नहीं दिखेगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन ब्रीफ। अगेन मार्च 2016 का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको वही बताना है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, 2 बार हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, इंपॉर्टेंस बता दो, डायग्राम बना दो, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग आर द डायग्राम्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, आइडेंटिफाई द टाइप ए एंड बी। अब यहाँ पे देखो ए और बी का टाइप, यहाँ पे मीजोगैमी हो रहा है और यहाँ पे पोलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है, तो दैट इज स्पोरोगैमी। ठीक है, और उसके बाद में सिग्निफिकेंस बताना है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो अभी पिछले बार जो हमने सिग्निफिकेंस देखा डबल फर्टिलाइजेशन का, वही आपको बताना है। चलो अभी सॉर्टेड है लाइट का। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे पोलन ट्यूब के ना मतलब एग्जैक्टली कैसे एंटर हो रहा है ना, उसके थ्रू यू हैव टू टेल अस कि भैया कौन से टाइप का यू कैन से पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं एकदम से फंबल क्यों हो गई, आई डोंट नो।
मे बी मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से इसलिए, पॉसिबिलिटी। उसके बाद में यू हैव टू गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस हमने पहले ही देख लिया, मतलब ये वाले स्लाइड में हमने देख लिया था कि डबल फर्टिलाइजेशन का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है कि वो एम्ब्रियो बनाता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इट इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली फॉर योर एंजियोस्पर्म्स, ओके। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे डाली है। मार्च 2023 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, टोटल 4 बार ये टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2023 का, विच इज इफ मेगास्पोर मदर सेल हैज 26 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म ऑफ द सेम प्लांट। बोला गया है कि अगर एमएमसी के पास 26 क्रोमोसोम है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंडोस्पर्म में कितने होंगे, है ना। तो मेगास्पोर मदर सेल में है आपके पास 26, यानी कि एन जो है वो है 13, ठीक है। एंडोस्पर्म में अगर 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 13 विच इज़ 39 क्रोमोसोम्स। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आया था, सेक्शन ए में आया था जुलाई 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, अगेन मार्च 2024 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे फॉर्म जाइगोट यानी कि एम्ब्रियो भी बनाता है, एंडोस्पर्म भी बनाता है, एंश्योर करता है कि साइमल्टेनियस सीड प्लस फूड फॉर्मेशन हो रहा है, सीड भी बन रहा है, फूड भी बन रहा है, ये दोनों का एश्योरिटी रहता है। फिर यूनिक रहता है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के लिए ही अवेलेबल है, जिम्नोस्पर्म्स कैन नॉट डू दिस, ओके। सो दीज आर सम सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। Next, we will come across with how many meiotic divisions are required for the formation of 300 seeds in angiosperm. मार्च 2024 का क्वेश्चन है। तो हमको सीड बनाने के लिए बच्चों चाहिए एक मेल गैमेट बच्चों, और चाहिए एक फीमेल गैमेट, ठीक है। फीमेल गैमेट में हमको अब पता चल चुका है कि 300 मियोटिक डिवीजन चाहिए, क्योंकि 4 भले हो रहे उसमें से 3 तो डिजेनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे हमको 300 डिवाइड बाय 4 चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, तो यहाँ पे 300 प्लस 75 को प्लस किया तो माई आंसर विल बी 375, ठीक है बच्चों, माई आंसर विल बी 375। गॉट इट, दिमाग के अंदर गया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन सिफेनोगैमी, डिफरेंशिएट बिटवीन चलाजोगैमी पोरोगैमी विथ रिस्पेक्ट टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम टू शो मीजोगैमी। मतलब वही एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब वाला जो डायग्राम है वही इधर चिपकाने का। फरवरी 2025 का क्वेश्चन है। सिफेनोगैमी मतलब मेल गैमेट जो है वो एग सेल तक पहुंचते हैं बट वाया पोलन ट्यूब। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे चलाजोगैमी और पोरोगैमी को, तो पोरोगैमी मतलब पोलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है, चलाजोगैमी यानी कि चलाजा के थ्रू एंटर कर रहा है, ठीक है। व्हेन इट इज एंटरिंग थ्रू, व्हेन पोलन ट्यूब इज एंटरिंग थ्रू माइक्रोपाइल इट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी, और अगर चलाजा के थ्रू एंटर कर रहा है तो इट इज चलाजोगैमी, ओके। और मीजोगैमी मतलब क्या होता है, जब पोलन ट्यूब एंटर करता है इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू, मतलब जो तुम्हारा आउटर इंटीग्यूमेंट है, इनर इंटीग्यूमेंट है, उसके थ्रू अगर एंटर कर रहा है तो तुम लोग उसको मीजोगैमी कहोगे। समझा इतना। सिफेनोगैमी का मतलब मीजोगैमी, फिर उसके बाद में चलाजोगैमी, पोरोगैमी, ये तीनों में एक डायग्राम है ऐसा वाला कि एक इधर से एंटर कर रहा है, एक इधर से एंटर कर रहा है और एक इधर से एंटर कर रहा है, वो वाला डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। ये आया था आपको फरवरी 2025 में, ओके बच्चों। आगे देख लो। अब डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में बात चलेगी, यानी कि पेन के बारे में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो डिस्क्राइब करना है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, इट इज़ एन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि डिवाइड करता है 2 अनइक्वल सेल्स को। लार्ज माइक्रोपाइलर होता है, स्मॉल चलाजल होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है ना वो ज़्यादातर लार्जर सेल में होता है, एग्जाम्पल वेसिलेरिया और एस्फेडुलस, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मेशन ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो आधा न्यूक्लियर डिवीजन करेगा तो आधा सेल्यूलर डिवीजन करेगा, वो वाला। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सब टॉपिक का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म। तो ये मार्च 2010 का क्वेश्चन है। जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है बेसल सेल में, यानी कि जिसको हम सस्पेंसर बोलते हैं, और टर्मिनल सेल में जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। फिर एम्ब्रियो जो है वो ग्लोब्यूलर होता है, हार्ट शेप्ड होता है, मैच्योर होता है, मैच्योर रहता है कॉटलीडॉन से, प्लूम्यूल प्रेजेंट रहता है उसके अंदर और रेडिकल प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल हो गया कैप्सुला, ब्रूसा, पैस्टोरॉरिस, ठीक है। तो दैट इज हाउ योर एम्ब्रियो इज डेवलप्ड इन डाइकोटलीडोनस प्लांट्स, ओके।
अब मार्च 2017 का क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे तुमको पार्ट लेबल करना है W X Y एंड Z फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। अब जिसने मेरा मैराथन देखा है वहाँ पे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, तो यहाँ पे यू हैव टू टेल मी द लेबलिंग ऑफ X Y एंड Z। ये थर्ड टाइम रिपीट हो चुका है, थर्ड वे टाइम में नहीं लिखूंगी। यू हैव टू गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी का आप टाइम स्टैम्प डालेंगे और एक्स वाई जेड क्या है वो एग्जैक्टली बताएंगे। इन केस यू मिस द मैराथन तो उन लोगों के लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट सब टॉपिक का क्वेश्चन देख लो। तो यू हैव टू स्केच एंड लेवल द वर्टिकल सेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, वो जो ऐसा ओव्यूल था, एंड यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। मतलब तुमको स्केच करने बोलेंगे और बोलेंगे आंसर भी करो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा ये। सो हाउ मैनी माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो सैक। तो 3 माइटोटिक डिविजन्स तुमको पता चल ही चुका है, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मियोसिस तो एक ही बार हो रहा है जिसकी वजह से 4 सेल बन रहे हैं, जिसमें 3 तो डिजेनरेट हो रहा है। फिर विच पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड कोड। तो तुमको पता है कि इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सीड coverings. Which part provides a passage for entry of pollen tube during the fertilization? तो माइक्रोपाइल। नीचे का पार्ट मैंने आपको बताया था कि वही खुद को एक तरीके से बोलता है फिलीफॉर्म अपैरेटस वगैरह, एक सिनर्जिड उसमें अपने आप का बलिदान दे देता है, तो दैट इज योर माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। पोलन ट्यूब के एंट्री को हेल्प करता है ये वाला। अब देखो, मैच द पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल गिवन इन कॉलम ए विद द पार्ट ऑफ सीड गिवन इन द कॉलम बी। तो अब इस ये भी एग्जैक्ट हमने किया था। तो एग जो है वो किसका पार्ट है, न्यूसिलस किसका पार्ट है, आउटर इंटेग्यूमेंट क्या है, इनर इंटेग्यूमेंट क्या है, ये भी सेम मैराथन का है। सो आई वॉन्ट आंसर लाइक दिस। 1 का क्या है, मैं अभी चलो एक हिंट देती हूँ, 1 का डी है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबान पार्क इन बेंगलुरु इज हैविंग डल फ्लावर्स, केस स्टडी वाइज भी क्वेश्चन आता है, इज हैविंग डल फ्लावर्स विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, abundant nectar and edible pollen grain. Identify the type of pollination the flowers are adapted for. ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज, वो भी बताना है आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन एल्ब्यूनस एंड एक्स एल्ब्यूनस सीड्स। तो पहले ऊपर वाला इज एंटीमोफिली यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन है। सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज नथिंग बट योर पार्थिनोकार्पी, जिसमें तुम्हारा फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। एल्ब्यूनस का मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, और एक्स एल्ब्यूनस का मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, जो कि तुमको बीन में देखने मिलेगा। तो ऐसे केस स्टडी वाइज भी आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको डायग्राम बनाने बोल सकते हैं या एक पिक्चर दे देंगे, उसके ऊपर एक स्टोरी बनाएंगे और बोलेंगे आंसर कर दो, ये कुछ सब क्वेश्चन है इसका आंसर कर दो आप, ठीक है। अब एपोमिक्सिस के बारे में बात करेंगे, 2015 का क्वेश्चन है अक्टूबर। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या होता है, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सीड बट विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है, अगर मुझे कोई फ्रूट पसंद है तो मेरे को पता है कि अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो इसके अंदर वेरिएशन आएगा, तो व्हाट इफ मैं एग्जैक्ट क्लोन प्रोड्यूस करूँ, तो उस सिनेरियो में हम एपोमिक्सिस करते हैं, ठीक है। छेड़छाड़ विद नेचर, वी लव इट, वी शुड नॉट। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द टर्म पार्थिनोकार्पी। हमको पता है फर्टिलाइजेशन होता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो यहाँ पे फ्रूट जो होते हैं सीडलेस होते हैं, जैसे कि बनाना को हमने सीडलेस बना दिया क्योंकि वहाँ पे फ्रूट मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है बट फ्रूट बने बिना, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पी। फिर से बोला है कि डिफाइन कर दो कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स बता दो। तो पॉलीएम्ब्रियोनी जो है इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड। तो 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है। ट्रू मतलब कि तुम्हारा ऐसा कि फर्टिलाइज एग में से निकल के आ रहा है, और जो तुम्हारा फॉल्स वाला होता है जो एडवेंटिशियस होता है वो तुम्हारा एम्ब्रियो छोड़ के कहीं से भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे पार्थिनोकार्पी नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीएम्ब्रियोनी का एक्सप्लेन द टर्म पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले का इट इज फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 एम्ब्रियोज इन अ सिंगल सीड। तो वहाँ पे क्या पूछा था, पॉलीएम्ब्रियोनी भी बता दो, टाइप्स भी बता दो। यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है वो बता दो। तो मार्च 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मेरे को तुमको एक और चीज़ बतानी थी
ये क्वेश्चंस तो हमने ख़त्म कर लिए। 17 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस PYQs हमारे ख़त्म हो चुके हैं। इट मीन्स ये चैप्टर का अब तुम्हारे पास मास्टरी है, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ ही नहीं सकता। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, यू नो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना। तो तुमको अगर तुमने ये वीडियो भी कर लिया तो आई एम श्योर कि तुम जो 6 मार्क्स विद ऑप्शन, सॉरी विदाउट ऑप्शन है, और विद ऑप्शन जो 8 मार्क्स है, वो तुम्हारे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। ऐसे हम सारे 15 चैप्टर्स के लिए करेंगे। सारे MCQs हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए, वो सब सॉल्व करेंगे। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि तुम एक नोटबुक बनाओ, क्वेश्चन प्लस आंसर का प्रैक्टिस शुरू करो एटलीस्ट इनका, ठीक है। और रही बात सरप्राइज़ की, तो बच्चों 17 नवंबर को 8:30 बजे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ आ रहा है जो हम चारों ला रहे हैं आपके लिए। ये सरप्राइज़ जो है, इसके वजह से जो आज जो तुम एक छोटा सा जिस्ट देख रहे हो ना कि यार कितना मस्त 17 साल के PYQs मैम ने लाके सिखा दिए हैं। फिर सर ने PYQ चा दंगल स्टार्ट किया है, गोविंद सर ने, सियोना मैम ने PYQ चा दंगल करके एक और सीरीज स्टार्ट किया। तो वी ऑल आर फोकसिंग ऑन PYQs, वी ऑल आर मेकिंग श्योर कि तुम्हें सब आ जाए। तो इसी के रिलेटेड कि तुम कैसे सब पढ़ाई करोगे, एक स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए लॉन्च होने वाली है शार्प एट 8:30 PM ऑन 17 नवंबर, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग उस दिन आओ, लाइव जुड़ो हमारे साथ और जानो कि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है, ठीक है। विद दिस नोट आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना इज़ फ्री, इतना तो तुम कर ही सकते हो हमारे लिए। विल बी सो ग्रेटफुल फॉर यू, ठीक है। इट गिव्स अस मोटिवेशन कि यार ठीक है, उसको पसंद आया मतलब हम अच्छा कर रहे हैं। तुम सोचो ना कि तुम कोई काम कर रहे हो लेकिन नो वन इज अप्रिशिएटिंग यू, तो तुम्हें लगेगा तुम में कुछ गलती है। बट ऑन द अदर हैंड इफ समवन ट्राइज टू appreciate you, you feel better. That is how it is.